वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब भाई कार्बन तो हम जानते हैं कार्बन क्या होता है, ठीक है। उसका सिंबल होता है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कार्बन लगभग हर जगह है। कार्बन क्या है? हर जगह प्रेजेंट है। अभी जैसे अगर मैं थोड़ा बायो जोड़ूं इसमें तो क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों पे क्या है, कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारी एवरीडे लाइफ में हम अपने आसपास अगर देखें तो उसमें भी बहुत सारा क्या है, उसमें मतलब बहुत सारा तो नहीं, उसमें भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वे में कि भाई कार्बन जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी डायमंड है, डायमंड की रिंग है, जैसे डायमंड लिया किसने तो डायमंड भी क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, ठीक है। कोयला जो होता है वो कार्बन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलो, तो इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट टू अस, है ना। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ऑल्सो वी शेल बी लर्निंग अबाउट कार्बन के बारे में पढ़ना है, एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंट टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट इज अ कंबाइंड फॉर्म। कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिंपल कार्बन फॉर्म में, और कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि CO2 हो गया, इस ऐसे कंबाइंड फॉर्म में। तो हर दोनों फॉर्म में क्या होता है, ये हमारे लिए यूजफुल होता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है एक्टिविटी 4.1 में, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। तो सुबह से लेके अभी तक कितनी चीजें आपने यूज कर ली उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। और इसको कंपाइल करो, मेड बाय योर क्लासमेट, वो सब जो ठीक है फालतू चीजें हैं। यहाँ पे देखो, थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स ये हो गई, ठीक है। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास ऑन क्ले ये हो गई, और अदर जो होती है बाकी वो ये हो गई। अब क्या बोला उसने, लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द above table and fill by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. जो साइड वाला टेबल है ना उसमें क्या है, जो भी चीजें हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। अब वो भाई वो कार्बन है या नहीं मुझे टेस्ट करना है, ठीक है। किसी ने बोल दिया भाई वो लास्ट में जो है चीजें वो कार्बन है, बट कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या होता है, कार्बन के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो उस टेस्ट को बोलते हैं क्या, कंबस्टन टेस्ट, मतलब जलाने वाला टेस्ट। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल को हीट करना है, ठीक है। एयर में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट करना है मटेरियल को, जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है। अब मैनी कार्बन मटेरियल्स विल लीव अ ब्लैक रेजिड्यू व्हेन बर्न। तो अगर ये कार्बन का होगा, ये जो हमने मटेरियल जलाया एयर में, अगर ये कार्बन का होगा तो ये क्या बनाएगा, एक ब्लैक रेजिड्यू बनाएगा, ब्लैक जैसे सूट टाइप का बनाएगा, एकदम काला सा बना देगा कुछ रेजिड्यू, ठीक है, जलने के बाद। तो अगर वो ब्लैक सा कुछ बना रहा तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट होता है, जिसमें क्या है, इफ द मटेरियल बर्न, आपने एक मटेरियल को बर्न किया और वो एक गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आपने जलाया उसको और उसने गैस को प्रोड्यूस किया। अब उस गैस को आप पास कर रहे हो किसमें, लाइम वाटर में, ठीक है ना। उस गैस को आप पास कर रहे हो लाइम वाटर में, और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो जो गैस है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब हम किसी कार्बन की चीज को जलाते हैं। जब कार्बन की चीज को जलाएंगे उस पर ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उससे बनेगा CO2, और CO2 अगर हम पास करेंगे लाइम वाटर में तो वो हो जाती है मिल्की, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम पता कर पाते हैं कि भाई ये हमारा कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ कंपाउंड कंटेन कार्बन इज बर्न। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। हाँ यस, मुझे तो पता चल गया, अभी ये कंबस्टन टेस्ट होता है, ठीक है। अब फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन हो गई, बुक्स, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है कार्बन बेस्ड होता है। भाई ग्लूकोज है जो हमें एनर्जी देता है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फेयर इज क्वाइट, क्या ये, मर्ज,
ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है टू स्मॉल, ठीक है, बहुत कम। ठीक है, जो क्या बोला, अमाउंट ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में या जो एटमॉस्फेयर में, बहुत कम होता है। अर्थ क्रस्ट हैव ओनली कितना, 0.02% कार्बन रहती है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की फॉर्म में रहती है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन होता है। एंड द एटमॉस्फेयर हैव 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कम है ना। तो इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, भाई कार्बन तो बहुत कम है नेचर में ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, कार्बन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, भले ही वो बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या इन्वायरमेंट में। तो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है, और व्हाट मेक कार्बन सो इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसमें बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है उसको हम पढ़ेंगे पहले, हैं, मतलब पहले समझेंगे हम इस लाइन को जिसमें हमें आयनिक के बारे में पढ़ना है, तब हम कोवलेंट पे जाएंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो आयंस के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो, ठीक है। तो वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं उनमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है, साथ में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में, ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। देखो ये वैसे पिछले चैप्टर में है, बट लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसको रिकॉल करना जरूरी है। मेरे पास है यहां पे सोडियम, क्या है, Na, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि न्यूक्लियस में मिलता है, वो भी कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, मिला के क्या हो गया, 0, न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, मतलब इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में KLMN शेल होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने आएंगे, पहले 2 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये है हमारा K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। L में कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और M में कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से Cl है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, मतलब नेगेटिव हो गया 17, और पॉजिटिव प्रोटॉन वो भी 17 होता है, ठीक है। प्रोटॉन आपको न्यूक्लियस में मिलता है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर है, तो न्यूट्रल चार्ज हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि भाई किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटरमोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहां पे क्या है, ये M वाला, ये सोडियम वाला, देखो सोडियम में 2 8 1 है ना, तो इसका मतलब जो ये M है, M शेल, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो आउटरमोस्ट शेल अब कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन का देखो, क्लोरीन में 17 है ना, तो KLMN हो जाएगा 2 8, ये हो गया 2 8 10, और ये 7 7 हो गया। अब M में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा भाई, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को, ठीक है। ये दे दिया, मान लो क्रॉस वाला जो है ये इसने दे दिया। अब जैसे ही दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आउटरमोस्ट शेल ये हो गया 8, और इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 थे पहले, गेन कर लिया उसने इलेक्ट्रॉन को। अब जब गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को, ये थोड़ा टाइम लगेगा पर ध्यान से समझना,
गेन कर लिया और लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 सोडियम पे, अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। प्रोटॉन्स तो पहले से 11 है ना। अब देखो 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो पहले 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, एक पॉजिटिव बच गया ना। 10 नेगेटिव थे, 11 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो 10 पॉजिटिव ने 10 नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया, एक पॉजिटिव बच गया। इसका मतलब यहां पे सोडियम पे चार्ज क्या आ गया, Na+, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे ना और 17 प्रोटॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन 17 के 17 ही है। तो अब 17 पॉजिटिव है, 18 नेगेटिव है, तो क्या होगा, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, ये हो गया माइनस, और 18वां नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, और यही जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इससे जो कंपाउंड बनेगा NaCl, उसे क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टीज। तो हमने देख लिया कि भाई ये आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है किस तरीके से बनती है, ठीक है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कार्बन कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, है ना भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें ज्यादा करंट पास तो हो नहीं पाता है। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1, ये वाला, on the boiling and melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compounds. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ओके। तो वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं इनमें जो बॉन्डिंग है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा ही हीट करने पे ये मेल्ट हो जा रहा है, या थोड़ा सा हीट करने पे बॉयल हो जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच की बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं होते हैं। अब जैसे हमने NaCl देखा था, इसमें Na+Cl-, ये क्या है, आयंस हैं। जैसे Na+, ये क्या हो गया, कैटायन, Cl-, ये क्या हो गया, एनायन। तो ये तो करंट को पास करेंगे, बट यहां पे कार्बन कंपाउंड्स में कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी आयंस नहीं होता, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ये कंपाउंड जो होते हैं ये कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इस वजह से करंट का भी पास नहीं होता है। तो इन चैप्टर 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी याद है आपको, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ना, कि कोई एलिमेंट कितना कंबाइन या रिएक्ट कर सकता है वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले हम जरा समझ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। रुको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब जरा इसको समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो है 6, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको पता है ये ऐसे एटम होता है, एटम में प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव बना रहा हूं, इसकी चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे शेल होते हैं, है ना। ये एटम की चारों तरफ क्या होते हैं, शेल प्रेजेंट होते हैं। तो इन शेल के नाम क्या होते हैं, KLMN, इस तरीके से होते हैं।
तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहां आ गए, बचे कितने? 4। तो एल में कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 2 4। ठीक है, 2 4 बन गया। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो सबसे बाहर का शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे बाहर का शेल यहां पे कौन सा है? एल है। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ठीक है, और यही जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही किस में इन्वॉल्व होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो यही बनाएंगे। ठीक है, यहां तो हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन? ये हमने देख लिया, 2 4 में रहता है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव? तो 4 रहते हैं। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. अब आप इस पॉइंट को समझना, वैसे 9th में हमने पढ़ा हुआ है। देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कहता है कि भाई कोई भी जो एलिमेंट है वो रिएक्ट क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होना मतलब क्या? स्टेबल होना मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो 2 हो या वो 8 हो। ठीक है, 5 6 7 8 हो। ठीक है, तो वो स्टेबल माना जाता है। क्या बोला मैंने? एक एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन 2 और 8 करने के लिए रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे उसने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अब नोबल गैस का एग्जांपल देख लेते हैं। हीलियम नोबल गैस हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई? 2 ही होंगे, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका तो एक ही शेल हो गया, के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो नोबल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, एक और नोबल गैस है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो KLMN शेल हो गया। इसमें कैसा होगा? 2 और 8 के ना 2 और 8 होगा, मतलब 2 K में होगा, L कितने होगा? 8 में होगा। तो बाहर देखो L जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल हो गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल है ना? तो जो भी नोबल गैस होती है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट तभी रिएक्ट करता है, मतलब वो रिएक्ट इसीलिए करता है ताकि वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। मैंने वैसे कई बार रिपीट कर दिया, आप शायद इरिटेट भी हो रहे हो, बट मुझे लगता है कभी कि ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है यार, क्या कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तो क्या करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करते हैं। ये हमने कहां पे देखा था? यहां पे देखा था। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया था और क्लोरीन ने जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तभी तो यहां पे क्या हो गया था? आउटर मोस्ट में 7 थे तो फिर 8 हो गए, ओ सॉरी हाँ 8 हो गए थे। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, तो ये स्टेबल हो गया था। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया था ना 8 इलेक्ट्रॉन का। तो ये आयनिक कंपाउंड्स तो लूज और गेन करते हैं, कोई लूज करेगा कोई गेन करेगा फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। बट इन केस ऑफ कार्बन इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में वो कितने होते हैं? 4। हमने देखा भी था इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4। ये मिल गया। ठीक है, तो in case of carbon it have 4 electron in its outermost shell and need to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration। अब उसने बोला भाई कार्बन क्या कर सकता है? उसका आउटरमोस्ट शेल है 2 4। ठीक है, KLMN तो खाली है। ठीक है, अब या तो वो क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर दे,
तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो या तो लूज या तो गेन कर सकता है, बट ऐसे करता नहीं है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कार्बन गेन और लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा। पहला पॉइंट है इट कुड गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भाई नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन करे तो क्या बनेगा, C4 माइनस, 4 माइनस मतलब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो माइनस चार्ज आ जाएगा उसमें 4। ठीक है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पॉइंट समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था, KLMN। ठीक है, 2 और 4 था। ठीक है, 2 और 4 का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा कार्बन है, कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन में प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो होगा 6, और इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे, 6। ठीक है, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव होंगे। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है कार्बन एटम का, इसके बीच में मैंने लिख रखा है ये न्यूक्लियस में, ये बीच में न्यूक्लियस होता है तो उसमें 6 प्रोटॉन हो गए, और ये चारों तरफ क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अब इसने क्या किया, इस केस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 + 8 है ना, 2 + 8 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आप एक बात समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना है किसको, 6 प्रोटॉन को। ठीक है, थोड़ा पॉइंट समझना है, वैसे 9th में तुमने पढ़ा है यार, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट या होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। अब यहां पे क्या हो गया, उसने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो 6 तो पहले से थे, है ना, 2 और 4 था, 4 और आ गए, तो 4 और आ गए तो कितना हो गया, ये हो गया 2 और 8 = 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या आपको लगता है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, नहीं, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। तो वही है यहां पे लाइन लिखी है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है वो होल्ड नहीं कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उनको होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर लेगा, बट 4 और अगर गेन कर लिए तो उनको होल्ड नहीं कर सकता। तो इसमें ये क्या पॉइंट हो गया कि भाई वो गेन नहीं कर सकता कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को। देन क्या है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। अगर मान लो लूज कर देता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या होगा, कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, C4+ चार्ज आ जाएगा इसमें। बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और पॉइंट समझो, फिर यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन KLMN 2 और 4, वो कह रही है जो 4 इलेक्ट्रॉन L शेल में इसको निकाल दो, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, है ना, कि वो ऐसे कह रहा है। बट ये जो 6 प्रोटॉन हैं जो पॉजिटिव हैं, इन्होंने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है किसको, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो उसने क्या कर रखा है, उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो इसलिए क्या है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं निकल सकते यहां से। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ये जो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इन्हें पकड़ के रखा हुआ है किसने, न्यूक्लियस ने, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज ने पकड़ के रखा हुआ, तो वो उसको लूज नहीं कर सकता। तो मैं एक चीज समझ गया कि भाई ना तो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो फिर ये तो कार्बन के लिए प्रॉब्लम हो गई। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा।
ना तो वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा, वो शेयर करेगा। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अब ये एग्जांपल समझना, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मतलब क्या, ठीक है। देखो शेयरिंग का मतलब होता है ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो इन्वॉल्व होते हैं ना बॉन्डिंग में, तो 2 और 4 हो गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने बना दिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार के, 1 2 3 और 4, ये हो गए हमारे कार्बन के, ठीक है। यहाँ पे CO2 बना रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2, O2 कितने, ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो KLMN, तो कितना होगा 2 और 6 होगा, है ना, ये 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 हो गया, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दिए मैंने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6, और इधर भी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। अब भाई ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, इधर के इलेक्ट्रॉन को भी, सॉरी इधर के ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर के ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। अब शेयरिंग का मतलब है ये जो मैं लाइन, एक मिनट, ये जो मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूं, ये शेयरिंग हो रही है, ये शेयर हो गया। अब शेयर में देखो क्या हो गया, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। इस तरीके से ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये तो थे, और ये 7वां, ये 7वां, और ये 8वां, सेम इधर भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई सबको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और शेयर भी कर लिए इन इलेक्ट्रॉन्स, और CO2 जो है फॉर्मेशन हो गया। अभी जो CO2 बना, और हाँ यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे करके यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन द मैनर। कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स लेड टू बोथ एटम्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया ना, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर करके, ठीक है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमें कार्बन कंपाउंड से पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है कि किस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज द हाइड्रोजन। अब एज यू हैव लर्न अर्लियर, एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का वो कितना है, 1 एटॉमिक नंबर है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हेंस हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, जो के शेल है उसमें प्रेजेंट होगा, रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन। भाई के शेल में, KLMN, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, स्टेबल होने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए या तो 2 होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में या 8 होने चाहिए, तो इसके पास 1 है, तो ये क्या करेगा, 1 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, H2 बना दिया। 2 हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग में आ गए। This allow each hydrogen atom to attain the electronic configuration of nearest noble gas which is helium। देखो यहाँ पे देखो ये है हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गए, शेयरिंग में आ गए, ऐसे पास आ गए, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग हो गई मतलब क्या, इधर से एक गोला बना के देखो ऐसे, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2। फिर इधर से भी गोला बना के देखो, तो आप क्या देख रहे हो, इस पे भी क्या आ गए, 1 और 2, तो 2 हो गए दोनों पे, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। और इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है।
ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बना देगा एक सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक और ये, एक और ये, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर एक और आ जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन में होता है। इस तरीके से क्या हो गया, ये H और H आपस में जुड़ गए शेयरिंग से, और इन्होंने हीलियम का नोबल गैस ले लिया। हीलियम जो है उसका क्या होता है, 2 होता है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो इनमें भी क्या हो गया, दोनों में आउटर मोस्ट शेल में 2 हो गया। विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल। तो वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे बन गया। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। इन लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे सीधी लाइन से। अब आता है क्लोरीन, सॉरी हाँ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 17 का, KLMN। 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले लिखूंगा 2 8, मैक्सिमम K में 2 आते हैं और L में भी 8 आते हैं। तो KL ये 2 और 8 हो गया, ये 10 हो गया, और एक बचा 7, ठीक है। तो ये 17 हो गया टोटल। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा है, व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। वैलेंसी 1 होगी। देखो अब ये पॉइंट को समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैलेंसी क्या होती है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज या गेन करे या शेयर करे ताकि वो स्टेबल हो सके। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना 8 होने के लिए। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में डिफरेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी का मतलब है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए, या फिर शेयर कर रहा है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें Cl2 आ जाता है, 2 एटम आ गए ना, तो डाई एटॉमिक हो जाता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो ये बना रखा है यहाँ पे हमने बढ़िया सा। इसमें एक क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का मैंने नीले से दिखा रखा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये हो गया इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरीके से इधर मैंने किससे दिखा रखा है, ये ऑरेंज कलर से दिखा रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ही हो गया। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या हो गया, दोनों में 8 8 हो गए। तो ये क्या हो गया, Cl2 बन गया, ठीक है। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे बन गया। तो नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही आप यहाँ पे लिखोगे। अब इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, तो KLMN 2 और 6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। तो ये लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब 6 6, तो भाई 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शेयरिंग हो रही है, ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बना दिया। अब जब ऐसे बना दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो O2 में कितने होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बॉन्डिंग भी पता चल जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट इज रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमने देख लिया। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए विद अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3, ठीक है। द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया।
तो दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है। देन आता है हमारे पास कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल, वाटर के बारे में बोल रहा है कि वाटर के बीच में बनाओ एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के बीच में H2O के बीच में बनाओ, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे भी, तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो ये इसको ऑरेंज से बना रखा है, 1 2 3 4 5 और 6। और हाइड्रोजन में कितने होंगे? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या कर लिया? शेयरिंग कर ली। ये शेयरिंग हो गई, इधर एक हाइड्रोजन से और इधर एक हाइड्रोजन से। इस तरीके से क्या हो गया? इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई। तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, तो ये हो गया क्या? ये बाकी ये दो इधर से और दो इधर से इलेक्ट्रॉन तो ये बच गए। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो बच गए जो जिन्होंने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं लिया, बाकी शेयर हो गए। और इन्होंने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर बना दिया और H2O का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, वो हमें पता चल गया है। तो व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डायटम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन? अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n का हम लिखते हैं 7 है, तो KLMN, ठीक है। इसका होगा 2 और 5, 6 7 है ना, 2 और 5 हो गया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए? तो 3 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन है, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इधर भी लिख दिया 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैंने 5 5 लिख दिया दोनों तरफ। अब ये कंबाइन करेंगे, देखो 5 है तो 3 3 वो होने चाहिए, 3 शेयर में आने चाहिए। तो ये इसने 3 को ऐसे शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गया। फिर इसने इसको शेयर कर लिया, तो इस तरीके से 1 2 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये बन गया ना 1 2 3, और यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड आ गया इनके बीच में, N2 के बीच में। तो इन ऑर्डर टू अटेन अ ऑक्टेट नाइट्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, 1 पेयर 2 पेयर और तीसरा पेयर ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इन एटम्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो हमें ये दे रखा है। ये आता है आपको बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैव द NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मतलब 7 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो वही हो जाएगा 2 और 5 इसका हो गया। तो ये हमारे पास 5 कौन कौन से हो गए? 1 मिनट, 5 हो गया ये, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और H3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 है, इनके सबके ये हो गए हमारे, ये ऑरेंज से बना दिया कि हमने इनका ये इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। अब ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन जो है दूसरे एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, और नाइट्रोजन जो है तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना, यही होगा, शेयरिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और नाइट्रोजन को कितने मिल गए? 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 5 थे ना, 3 किससे मिल गए? हर एक हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन जो है हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा N, इसमें ये लोन पेयर बोलते हैं जो ये ऊपर बच जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये ऐसे हो गया NH3, ठीक है। विल द मॉलिक्यूल्स हैव सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड? तो आपको पता है क्या बन रहा है यहाँ पे। लेट अस नाउ लुक एट मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है, विच इज कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मीथेन इज वाइडली, मीथेन क्या है? कार्बन का कंपाउंड है, CH4 है, ठीक है। अब मीथेन इज वाइडली यूज्ड, फ्यूल की तरह यूज होता है, और मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का, जलता है ये, ठीक है। CNG में भी यूज होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, है ना, CH4 सिंपलेस्ट है। मीथेन हैज द फॉर्मूला CH4। हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है,
और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, वो 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बिकॉज इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, in order to achieve noble gas configuration, carbon share these electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in figure 4.5। तो 4.5 में देख लेते हैं कहाँ है 4.5, ये है नीचे, ठीक है। तो इसमें देखो ये है कार्बन, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, तो 2 4 हो गया एटॉमिक, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लिख दिया हमने 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन का 1 1 हो जाएगा। तो ये इसके साथ पेयरिंग में आ गया सारा सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया। तो इसका कैसे बनेगा CH4 ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, मीथेन, ठीक है। तो सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से जो बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीम टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोवलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, वो स्ट्रांग होता है विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है। बट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। थोड़ा समझना बात को, देखो H2O है, ठीक है, ये H2 है, ये H2 है। H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। तो H2O के अंदर जो बॉन्ड होगा वो तो ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बिटवीन द एटम्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। बट लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में जो ये फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होता है वो वीक होता है, ठीक है। बट लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होगा, जैसे H2O के अंदर जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, इस वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो शेयर हो रहे हैं, लूज और गेन तो हो नहीं रहे, तो शेयर हो रहे हैं। तो यहां पे क्या है, कोई भी आपको चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, ठीक है। सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म, मतलब आपको कार्बन डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, तो उसको देख लेते हैं किन किन फॉर्म में मिलता है। द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर, है ना, नेचर में अलग अलग टाइप से मिलता है जिनकी अपनी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है C60। C60 कैसा होता है, जैसे फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 60 कार्बन जो है आपस में बॉन्ड कर बने हुए रहते हैं, ठीक है। बोथ डायमंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम, है ना। डायमंड और ग्रेफाइट किससे बने हैं, सिर्फ कार्बन एटम से बने हैं और कुछ नहीं होता इनमें। द डिफरेंट लाई इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको समझना। डायमंड के अंदर भी कार्बन है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है, बट लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atom forming a rigid 3-dimensional structure. डायमंड में तो क्या होता है, एक कार्बन जो है 4 कार्बन से प्रॉपरली जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे ये हो गया, ठीक है। एक कार्बन जो है 4 कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है और 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ऐसे बन जाता है। बट इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इन द सेम प्लेन
गिविंग एन हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल मतलब इस टाइप का एरे, इस टाइप का हेक्सागोन में मिलता है आपको ये स्ट्रक्चर। इसमें देखो क्या होता है, डायमंड के केस में क्या था, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा था, बट ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। अब एक कार्बन 3 कार्बन से कैसे जुड़ता है, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, जो एक बॉन्ड होगा ना, जैसे ऐसे है, ये कार्बन और ये ऐसे होगा ग्रेफाइट में, कि एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में है दूसरे कार्बन के साथ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो डबल बॉन्ड हो जाता है, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं। डायमंड के केस में एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ रहे हैं, ग्रेफाइट में एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से। अब ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ओके। अब these two different structure result in diamond and graphite have very different physical properties। अलग अलग physical properties होती है, even though इनकी chemical properties same रहती है, क्योंकि ये कार्बन का बना है तो chemical properties तो same रहेगी, बट लेकिन इनमें क्या होता है, जो इनकी physical properties है वो अलग रहती है। जैसे diamond is the hardest substance known, diamond hardest substance होता है, और graphite जो होता है वो smooth होता है और slippery होता है। Graphite is also a very good conductor of electricity। graphite एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडी, सॉरी ये क्या हो रहा है यार, क्या रही, नॉन मेटल्स वैसे कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, बट यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो भी तो नॉन मेटल ही है ना, कार्बन का बना हुआ है, बट लेकिन वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज। अब डायमंड कैसे बनाते हैं भाई, डायमंड को सिंथेसाइज किया जाता है बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखते हैं, तब जाके बनता है डायमंड बनता है, ठीक है। प्योर कार्बन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो डायमंड बनेगा। दीज सिंथेटिक डायमंड्स, अब ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड से सिंथेटिक डायमंड दिखने में इतना अलग नहीं होता है, ठीक है। देन आर द फुलरेंस, तीसरा वाला, फुलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, ये था C60, ठीक है। हैज कार्बन एटम अरेंज इन अ शेप ऑफ फुटबॉल की शेप में इस तरीके से पूरा अरेंज रहेगा ये। सिंस दिस लुक लाइक जियोडिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को, तो उन्हीं के नाम पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल का नाम रख दिया फुलरेंस। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ C60 विच इज बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, अपना ये जो काम है ये पूरा हो गया। बच्चे को क्यों दिखा रखा पता है, बच्चे को क्यों दिखा रखा, क्योंकि बच्चा जो है पेंसिल से लिख रहा है, पेंसिल के आगे क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सोने की, सॉरी हीरे की अंगूठी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का चैप्टर, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फ्री है यार, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना सब फ्री है, तो प्लीज़ 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 करिएगा। इससे क्या होगा कि एंगेजमेंट बढ़ेगी और वीडियो जो है वो और ज़्यादा आगे यूट्यूब पहुंचाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।